श्री राम के जैसे तुमको वनवास नहीं है करना। श्री राम के जैसे तुमको वनवास नहीं है करना। तुम्हें पढ़ना है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना। तुम्हें पढ़ना है पढ़ना, सिर्फ पढ़ना है पढ़ना। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार अपने YouTube चैनल भोजपुरी पढ़ाई में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में, जिसे हम वर्धन वंश के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि गुप्त वंशों के पतन के पश्चात बहुत सारे छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय हुआ। उसी में से एक वर्धन वंश का भी उदय होता है। और इस क्रम में हम वर्धन वंश से जितनी भी जानकारियाँ इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम बेस है, उन सारे जानकारियों को जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों न करते हैं, ये वर्धन वंश बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वास्तव में आप ईमानदारी पूर्वक मेहनत करते हैं तो शायद मैं कह सकता हूँ दावे के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा देख कर जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो से किसी भी तरह प्रभावित हों अगर आप, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश को। कहाँ से शुरू होता है दोस्तों? तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था किसके बारे में? गुप्त वंशों के बारे में। आपको पता होगा, अगर आप डेली के व्यूअर हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो आपको पता होगा। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर देख लीजिए। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले वीडियो में गुप्त वंश के बारे में और वाकाटक वंश के बारे में। दोस्तों, ये दोनों लगभग समान समकालीन ही वंश थे। तो गुप्तों के पतन के पश्चात अनेक छोटे छोटे साम्राज्यों का उदय होता है, अनेक छोटे छोटे वंशों का उदय होता है। उन्हीं में से अगर हम बात करें तो कुछ वंश हैं जिसके अंतर्गत उसी क्रम में इस वर्धन वंश का भी उदय होता है। और वर्धन वंश इतना क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसके संदर्भ में हम यही कह सकते हैं कि वर्धन वंश का जो शासक होता है ये बहुत ही अपना साम्राज्य का विस्तार कर देता है, इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है। हालांकि इससे पहले भी छोटे छोटे जो साम्राज्य हुआ करते थे, जो वंश हुआ करते थे, उसके बारे में भी हम जानते हैं। चलिए देखते हैं शुरू से। दोस्तों, अगर पृष्ठभूमि की बात करें तो सबसे पहले वर्धन वंश की शुरुआत होती है गुप्तों के पतन के पश्चात। गुप्त वंशों का जब पतन होता है तो उसके बाद से छोटे छोटे साम्राज्य का उदय होता है। और उन्हीं साम्राज्यों में अगर बात करें कनौज की, तो कनौज में मौखरी वंश का उदय होता है। उसी तरह मालवा में यशोवर्मन वंश का उदय होता है। मालवा में यशोवर्मन वंश का उदय होता है। बल्लभी गुजरात में मैत्रक वंश का उदय होता है। ठीक इसी क्रम में मगध में उत्तरगुप्त का या पूर्ववर्ती गुप्त का उदय होता है, उत्तरवर्ती गुप्त का उदय होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक इसी क्रम में आगे चलते हैं तो पुष्यभूति वंश का भी उदय होता है। कहाँ पे? तो पुष्यभूति वंश का उदय होता है थानेश्वर में। कहाँ पे? थानेश्वर में। और दोस्तों, ये थानेश्वर लोकेशन, दोस्तों वैसे तो ये तीनों जो चार ऊपर नाम है, ये छोटे छोटे साम्राज्य है, ये अपने साम्राज्य का विस्तार ज़्यादा नहीं कर पाए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। और ये जो थानेश्वर में पुष्यभूति वंश में जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये पुष्यभूति वंश का जो शासक होता है ये अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर देता है। इसलिए दोस्तों, पुष्यभूति वंश से जितनी भी इम्पोर्टेंट जानकारियाँ मैं देने वाला हूँ आपको ध्यान में रखना होगा। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि थानेश्वर में पुष्यभूति वंश
की शुरुआत होती है और थानेश्वर ये कहाँ पे है। अभी वर्तमान में अगर हम दोस्तों थानेश्वर की बात करें तो वर्तमान में ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है ये थानेश्वर। हालांकि उस समय में बताया जाता था कि पहले एक श्रीकंठ नाम का महाजन पद होता था, महाजन पद होता था। उसी महाजन पद के अंतर्गत ये थानेश्वर आता था और ये क्षेत्र इसका अभी वर्तमान में देखें तो इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ पे था, तो इसका क्षेत्र दोस्तों दिल्ली से हरियाणा पंजाब तक इसका क्षेत्र था। मतलब कि हम कह सकते हैं हरियाणा पंजाब दिल्ली तक इसका क्षेत्र विस्तार था। उसी में से आता है ये हरियाणा के क्षेत्र में थानेश्वर। ठीक है, तो थानेश्वर क्षेत्र में पुष्यभूति वंश का शुरुआत होता है और यहाँ से क्या क्या होता है आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर हम बात कर लें कि जो हम वर्धन वंश पढ़ रहे हैं या पुष्यभूति वंश, इसकी जो जानकारी का स्रोत मिलता है वो दो तरह के स्रोत मिलते हैं। पहला स्रोत तो अगर हम बात करें तो पहला स्रोत में साहित्यिक स्रोत हो जाता है और दूसरा अभिलेख से संबंधित जानकारी मिलती है हमें। तो वर्धन वंश को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बता दें कि वर्धन वंश के जो स्रोत मिलते हैं, कौन कौन से स्रोत हैं जिसमें वर्धन वंश की जानकारी मिलती है हमें, तो इस स्रोत को आपको ध्यान में रखना होगा। आइए स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो साहित्यिक साक्ष्य के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों प्रियदर्शिका जो कि हर्षवर्धन की रचना है, हर्षवर्धन की नाटक है प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, ये दोस्तों हर्षवर्धन की रचना है। जो इसी वंश में हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में, जो बहुत ही प्रतापी शासक हुआ करता था। इस वंश के बहुत ही प्रतापी शासक हुआ जो आगे हम जानेंगे। तो ये जो पहले साक्ष्य हैं इसके बारे में हम जान लें कि कौन कौन से साक्ष्य हैं जिससे हमें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो पुष्यभूति वर्धन ही होता है, इसलिए इसके नाम पर ही पुष्यभूति वंश का नाम रखा गया है। तो ये प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद, इसमें हमें जानकारी मिलती है वर्धन वंश की। साथ ही हर्षचरित जो कि आपको पता होगा कि बाणभट्ट की रचना है, हर्षचरित जो है बाणभट्ट की रचना है, इसमें हमें जानकारी मिलती है। मंजूश्री मूलकल्प में भी इसकी जानकारी मिलती है। तो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश में दोस्तों अगर हम बात करें तो इन्हीं सारे स्रोतों से, इन्हीं सारे साहित्यिक स्रोतों से हमें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की जानकारी मिलती है। आगे अगर दोस्तों हम बात करें तो आगे अगर हम देखें तो अभिलेखों में भी जानकारी मिलती है। तो अभिलेख भी हमें प्राप्त हुई है जिसमें वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की चर्चा मिलती है। जैसे अभिलेख में हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के बांसखेड़ा या बंसखेड़ा कहते हैं, तो बंसखेड़ा के ताम्रपत्र अभिलेख में हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। किसकी? वर्धन वंश की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। मधुबन ताम्रपत्र अभिलेख में भी जानकारी मिलती है। वहाँ से पुलकेशिन द्वितीय का एहुल प्रशस्ति है जो कि हमारे हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध के बारे में कुछ जानकारी देती है। तो ये सारे जितने भी हैं, सोनीपत से प्राप्त हर्षवर्धन के तांबे की जो मुहर मिली है दोस्तों, इससे भी हमें हर्षवर्धन के यानी वर्धन वंश की जानकारी मिलती है। उसके बाद नालंदा से जो मिट्टी की मुहर मिली है, ये सारे दोस्तों अभिलेख साक्ष्य हैं। तो इसलिए कुछ हमें साहित्यिक स्रोत से भी जानकारी मिल जाती है और कुछ अभिलेखों से भी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों अगर वर्धन वंश को जानना है तो आप इसके साक्ष्यों को जानें। साक्ष्यों की जो जानकारी है इसे आप ध्यान में जरूर रखें। साहित्यिक साक्ष्य कौन कौन से हैं? तो साहित्यिक साक्ष्य में प्रियदर्शिका रत्नावली नागानंद हर्षचरित मंजूश्री मूलकल्प, इन्हीं सारे स्रोतों से हमें जानकारी वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की मिलती है। और अभिलेखों में बंसखेड़ा से, मधुबन से पुलकेशिन द्वितीय का जो हर्षवर्धन के साथ युद्ध होता है उससे इसकी जो प्रशस्ति है इससे हमें जानकारी मिलती है। सोनीपत से प्राप्त, सोनीपत कहाँ है दोस्तों? हरियाणा में है। तो सोनीपत से प्राप्त जो मुहर मिली है हर्षवर्धन की, वो तांबे की मुहर है और इससे भी हमें कुछ जानकारी मिलती है वर्धन वंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, नालंदा की जो मिट्टी की मुहर मिली है इससे भी हमें प्रमाणित होता है
कि ये सारे जितने भी अभिलेख हैं, जितने भी मुहर हैं, ये सारे हमें प्रमाण देते हैं किसके? वर्धन वंश के या पुष्यभूति वंश के। ठीक है दोस्तों, अब विस्तृत रूप में हम जाने कि पुष्यभूति वंश में जो संस्थापक था पुष्यभूति वर्धन था। अब दोस्तों बात करते हैं कि पुष्यभूति वर्धन था इसका संस्थापक, ये बहुत ही प्रतापशाली था। और वैसे इसके बारे में दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि इसने जो उपाधि धारण कर रखी थी, ये महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। पुष्यभूति वंश की जो ये स्थापना करता है पुष्यभूति वर्धन, इसने महाराज की उपाधि धारण कर रखी थी। इससे ये अनुमान लगाया जाता है कि इसकी जो साम्राज्य शासन करने का जो प्रणाली था, ये कहीं ना कहीं किसी अन्य शासक के सत्ता के अधीन था और ये स्वतंत्र रूप में नहीं था, ये अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं चलाता था। क्योंकि इसके जो उपाधि है, उपाधि से ही हमें ये प्रमाणित हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये किसी न किसी, क्योंकि ये महाराज की उपाधि धारण कर रखा था, इसलिए इसे अनुमान लगाया जाता है कि ये किसी न किसी शासक के अधीन ये कार्यरत अपना शासन चलाता था। और किस वंश के अधीन ये था, तो ये भी अनुमान दर्शाया जाता है कि ये कहीं ना कहीं गुप्त वंश के सामंत हुआ करता होगा, गुप्त वंश के सामंत हुआ करता होगा। हालांकि ये पहला जो ऐसा शासक हुआ इसने स्थापना की, महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से हालांकि ये इसकी उत्तराधिकारी कौन होते हैं इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। किसमें? बाणभट्ट की जो रचना है हर्षचरित, हर्षचरित में दोस्तों इसके पुष्यभूति वंश के बाद, पुष्यभूति वर्धन के बाद कौन कौन से शासक आते हैं इसकी जानकारी हमें हर्षचरित से नहीं मिलती है, जो कि बाणभट्ट की रचना है, इसमें नहीं मिलती है। लेकिन हाँ, इससे पूर्ववर्ती शासकों की कुछ जानकारी मिलती है हमें, जो कि अभिलेखों के साक्ष्य से हमें प्रमाणित होता है। अभिलेखों से हमें ये ज्ञात होता है कि इसके भी कुछ पूर्ववर्ती शासक हुआ करते थे, जिसमें 4 शासकों का नाम उभर कर आता है। उसमें आता है नरवर्धन, आदित्यवर्धन, राज्यवर्धन और प्रभाकर वर्धन। तो दोस्तों कहीं ना कहीं नरवर्धन, आदित्यवर्धन और राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, इन्हीं 4 नामों का जिक्र हुआ है इन सारे अभिलेखों में। तो अभिलेख से ही ये इनकी जानकारी मिलती है कि पुष्यभूति वंश में पुष्यभूति वर्धन से पूर्ववर्ती जो शासक आते हैं उसमें ये शासक आते हैं, ये 4 शासक का नाम आता है। और 4 शासक में 3 शासक जो कि नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन, ये 3 शासक जो थे ये लगभग 550 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन किए थे। और ये भी 550 से 580 ईस्वी तक शासन किए थे। उसके बाद से जो प्रभाकर वर्धन जो आया, ये अपनी स्वतंत्र, ये जो तीनों शासन किए दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अधीन ही थे किसी शासक के, किसी सत्ता के अधीन ही थे। लेकिन प्रभाकर वर्धन जो आया तो इसने बहुत सारी उपाधियां धारण की और इन्हीं उपाधियों के वर्णन से हमें ये प्राप्त होता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि कहीं ना कहीं ये प्रभाकर वर्धन जो था ये अपना स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिया था। तो इस तरह से वर्धन वंश में अगर हम देखें तो अगर कोई किसी शासक का नाम आता है, स्वतंत्र रूप में शासन करने वाले शासक का नाम आता है वर्धन वंश में, तो वो प्रभाकर वर्धन से ही शुरू होता है। इसके पहले जितने भी शासक हैं वो सारे के सारे अधीन थे किसी न किसी शासक के रूप में। और ये तीनों जो शासन किए, नरवर्धन, आदित्यवर्धन और राज्यवर्धन, ये तीनों 550 ईस्वी से लेकर 580 ईस्वी तक शासन करते हैं। इसके बाद से प्रभाकर वर्धन जो आता है 580 ईस्वी से लेकर 605 ईस्वी तक शासन करता है। तो आगे अगर हम बात करें प्रभाकर वर्धन के बारे में, तो दोस्तों प्रभाकर वर्धन के बारे में भी बहुत सारी जानकारियां हैं। इसने उपाधि, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रखी थी। आइए इसके बारे में भी हम जानते हैं। दोस्तों प्रभाकर वर्धन के बारे में अगर हम बात करें तो ये 580 ईस्वी से लेकर 6 से 5 ईस्वी तक ये शासन करता है। और प्रभाकर वर्धन के बात करें तो दोस्तों ये स्वतंत्र शासक हुआ। मैंने डिनोट कर दिया है ताकि आपको ये पता चले। स्वतंत्र शासक लिखने का मतलब ये हुआ कि उसने वर्धन वंश में पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने स्वतंत्र शासन किया
और ये महाराजा धीराज की उपाधि धारण कर रखी थी, परम भट्टारक की उपाधि धारण कर रखी थी। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि कहीं ना कहीं इन सारी उपाधियों की वजह से ये स्वतंत्र हो गया होगा, तो इसीलिए इसे स्वतंत्र शासक के रूप में घोषित कर दिया गया है। और महाराजा धीराज और परम भट्टारक बड़ी बड़ी उपाधियां धारण कर रखी थी। हालांकि इससे अतिरिक्त भी अगर हम बात करें तो इसमें हर्षचरित में बहुत सारी उपाधियों का वर्णन मिलता है इसके ये प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो प्रभाकर वर्धन के बारे में अगर हम हर्षचरित में अगर देखें तो हर्षचरित जो कि बाणभट्ट की रचना है, इसमें इनकी उपाधियों का वर्णन किया गया है। और उपाधियां कौन कौन सी है दोस्तों? उपाधियों में अगर देखें तो हूण हरिण केसरी इसकी उपाधि है, हूण हरिण केसरी, जिसका अर्थ होता है कि यह हूण रूपी हिरण के लिए, हूण रूपी हरिण के लिए या हिरण के लिए ये क्या था? शेर था। केसरी का मतलब शेर होता है या बाघ होता है। तो हूण हरिण केसरी का मतलब हुआ कि ये हूण रूपी हरिण के लिए ये क्या था? शेर था। उसके बाद सिंधु राज ज्वरो, सिंधु राज ज्वरों का मतलब ये हुआ कि ये सिंधु राजा के लिए ज्वर था, ये सिंधु राजा के लिए ज्वर था। कौन? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन जो था सिंधु राजा के लिए ज्वर था। उसके बाद गंधारद्वीप गंधद्वीप कोटपालको, इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों, ये सारी इनकी उपाधियां हैं जितनी भी आप देख रहे हैं, हूण हरिण केसरी, सिंधुराज ज्वरो, दीपवंश, गंधारद्वीप गंधद्वीप कोटपालको, दोस्तों ये सारी इनकी उपाधियां हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? गंधारद्वीप गंधद्वीप कोटपालको, इसका अर्थ ये होता है कि ये गंधार रूपी मदमस्त हाथी के लिए ये जलता हुआ बुखार था। इसका अर्थ ये हुआ, इसकी उपाधि का अर्थ ये होता है कि ये गंधार रूपी मदमस्त हाथी के लिए जलता हुआ बुखार था। इसके लिए जो उपाधि थी यही थी गंधारद्वीप गंधद्वीप कोटपालको। ठीक है दोस्तों। उसके बाद लाट पाट वपाट चरो, लाट पाट वपाट चरो इसकी उपाधि थी। हर्षचरित में इसका वर्णन मिलता है। लाट पाट वपाट चरो, इसका मतलब ये हुआ कि ये लाट देश के राजा के लिए या लाट देश के चतुराई के लिए, ये चतुराई को मिटाने वाला था या लाट देश के चालाकी को खत्म करने वाला, नष्ट करने वाला था। तो इसका मतलब लाट पाट वपाट चरो इसकी उपाधि थी। उसके बाद मालव लक्ष्मी लता परशु, मालव लक्ष्मी लता परशु, इसका अर्थ क्या होता है? इसकी ये भी इनकी उपाधि थी। क्या? मालव लक्ष्मी लता परशु, मतलब इसका अर्थ ये होता है कि ये मालवा देश के लक्ष्मी रूपी लता के लिए परशु था, मतलब कि फरसा था। कौन से? मालवा देश के लक्ष्मी रूपी लता के लिए फरसा था। तो ये भी इनकी उपाधि थी, मालव लक्ष्मी लता परशु। दोस्तों इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां लेकर ये प्रभाकर वर्धन अपना शासन चलाता था। इस तरह से ये प्रमाणित होता है कि ये बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ। हालांकि जो सबसे प्रभावशाली शासक हुआ वर्धन वंश में वो हर्षवर्धन का नाम आता है। हालांकि इसकी उपाधियां जो धारण इसने किया था, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां ये धारण किया था। ठीक है दोस्तों। अब आगे बात करते हैं प्रभाकर वर्धन के बारे में। तो प्रभाकर वर्धन की जो पत्नी का नाम था वो यशोमती था। ठीक है, यशोमती देवी था, जो कि यशोवर्मन की पुत्री थी, यशोवर्मन की पुत्री थी। और यशोवर्मन का संबंध किससे मिलता है दोस्तों? मालवा नरेश, ये था यशोवर्मन, उसकी पुत्री थी कौन? यशोमती देवी, जो जिसकी शादी किस में होती है? वर्धन वंश में प्रभाकर वर्धन से शादी होती है। तो ये अब शादी होती है यशोमती, मतलब कि इनकी पत्नी थी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इनका विवाह हुआ है। तो ये दो वंशों का विवाह एक दूसरे से संपर्क, वैवाहिक संबंध से स्थापित होता है। तो यशोमती वर्मन वंश की थी और ये प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के थे। तो इन दोनों में शादी थी और वैवाहिक संबंध था। तो दोस्तों इसके बाद इनके फलस्वरूप इनके 3 पुत्र जन्म लेते हैं, 2 पुत्र और 1 पुत्री, मतलब 3 बच्चे जन्म लेते हैं।
पहले का नाम था जो बड़ा पुत्र था, पुत्रों में देखें तो बड़ा पुत्र जो था वो दोस्तों राज्यवर्धन था। कौन था? बड़ा पुत्र जो था वो राज्यवर्धन था। दूसरा जो पुत्र था छोटा वो हर्षवर्धन था। और तीसरा जो एक पुत्री थी उस पुत्री का नाम था राज्यश्री या राजश्री। ठीक ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसके बाद से क्या होता है, इसके बाद की कहानी को हम अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। अगर इतनी सारी जानकारी आपको याद रहता है तो बहुत सारी चीज़ें आपको मदद मिल जाएंगी। और ये हमारा रहा पहला वर्धन वंश का पहला वीडियो। तो दोस्तों इसको आप ज़रूर से ज़रूर एंड तक देख लिए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे इसके बाद से क्या क्या होता है। बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है दोस्तों ये वर्धन वंश। इसके बाद से जितनी भी कहानियाँ आएंगी आपको मज़ा आएगा बिल्कुल। मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल पढ़ने में मज़ा आएगा ही आएगा, क्योंकि इसके बाद से जितनी कहानियाँ आती हैं इसमें वर्धन वंश में दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही दिलचस्प भी होगी, जो कि समझने के दृष्टिकोण से होगा। वैसे तो दोस्तों इसमें जितने भी आगे क्रम बढ़ते हैं ये सारे क्या क्या होता है, किस तरह से इसके साम्राज्य का इसके बाद से इसके उत्तराधिकारी बनते हैं हर्षवर्धन, राज्यवर्धन, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों आपको लगा कि कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आपसे यही अनुरोध है। और दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरे वीडियो को अंत तक देखा है। थैंक यू दोस्तों। और फिर अगले वीडियो को ज़रूर आप देख लीजिएगा वर्धन वंश के बारे में, जो मैं अगले भाग में बनाऊंगा। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी देखिएगा। अगला जिस तरह से होगा आपको देख लेना है बस दोस्तों। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा। आप वर्धन वंश को उठाकर देख लीजिएगा। अगर आप इतने वीडियो में जितनी भी जानकारियाँ मैंने दी है, अगर आप इससे एक बार भी देखते हैं तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ जानकारियाँ आपको याद हो गई होंगी। और दोस्तों नहीं याद हुई है तो 1 से 2 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो को में आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको लगातार क्रमवार इसकी कहानी समझ में आए। चलिए दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।